अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद पुरानी हो गई वैसे भी अब, और अब आपकी ज़िंदगी की ईदें स्टार्ट हो गई। ईद ही ना, पापा मम्मी ने नहीं दी हैं, ये बोला सबसे मांगता फिर ना। अच्छा जी, तो अब हम सर बात करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो कुछ बात की थी जल्दी से उसको एक बार सिर्फ रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें सर सब कुछ याद आ जाए क्या बात की थी। अच्छा जी, जवानों आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है, ताकि हम ये बात याद कर सकें कि हमने क्या क्या बातें डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कशन की थी सर वो क्या थी कि ऑफर की डेफिनेशन क्या है। ऑफर की डेफिनेशन के अंदर सर हमने डिस्कस क्या किया था कि ऑफर की जाती है किसी काम के करने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए। ऐसा ही है सर, ऑफर जिस शख्स को की जाती है वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरी। और जो शख्स ऑफर कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? वो शख्स हमारा ऑफरर कहलाता है। सर जिस शख्स को मैं ऑफर करूंगा उससे रिटर्न में मैं क्या चाहता हूं? उस शख्स की कंसेंट, उसकी रजामंदी, यस और नो, या उसका एसेंट। ऐसा ही है। फिर सर मैंने आपसे कहा था कि ऑफर के बाद हमने ऑफर की काइंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। सर ऑफर की काइंड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? सबसे पहला एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। फिर हमारे पास है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि कैसे शो हो रही होगी? सामने वाले बंदे के एक्शन से या उसके कंडक्ट से या उसकी अपीयरेंस से पता लगी रही होगी कि सर ये शख्स हमें क्या कर रहा है, ये शख्स हमें ऑफर कर रहा है। ऐसा ही है। फिर सर हमने फिर बात की थी कि एक है हमारे पास काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मैंने कहा था कि एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट एरिया है। सर काउंटर ऑफर में का मतलब क्या होता है कि जो ऑफरर ऑफर करे, ऑफरी अगर उस ऑफर में कुछ भी चेंज कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा काउंटर ऑफर। सर काउंटर ऑफर बनने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर अगर प्राइस में चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। सर अगर क्वांटिटी में चेंज कर दें, काउंटर ऑफर। क्वालिटी में चेंज कर दें, पेमेंट मोड में चेंजेस कर दें, सर डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी में चेंजेस कर दें, सब कुछ क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। सर क्रॉस ऑफर क्या होता है कि जहां पर दोनों पार्टीज एक साथ क्या कर रही होती हैं? ऑफर कर रही होती हैं, जैसे हम एक तरह का कोइंसिडेंस भी कहते हैं। यस और नो? डन हो गया। सर दोनों पार्टीज की तरफ से हुआ क्या होता है? ऑफर, लेकिन किसी भी एक पार्टी की तरफ से यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई होती है। तो किसी भी एक पार्टी की तरफ से जरूरी क्या है? एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का होना। डन। फिर हमने कहा था कि सर एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, और एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है कि सर वो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हो सकती है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए हो सकती है। फिर जर्नल ऑफर क्या है? सर एक ऐसी ऑफर जो कि सबके लिए हो, लेकिन उसके लिए जरूरी शर्त क्या है? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए सर परफॉर्मेंस से पहले पहले। यस और नो? एक था स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या था? सर एक ऐसी ऑफर जो कि क्या हो? ऑन गोइंग नेचर की या कंटिन्यूअस नेचर की ऑफर हो। डन। आगे चलें, पक्की बात है? एक्सीलेंट। आप अपने पास एक हेडिंग लिखेंगे, हर बात, हर एग्जाम्पल आपने लिखनी जरूर है, ठीक है? अपने पास लिखें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ठीक है? अब सर व्हाट इज दिस एसेंशियल मीन्स? एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। एसेंशियल मीन्स कंपल्सरी। यस और नो? सर फिर एक वर्ड हमें दिख रहा है जिसे हम कहते हैं वैलिड। वैलिड जो वर्ड है ये लॉ का वर्ड है। सर वैलिड का मतलब क्या होता है? विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। जो लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड। वैलिड मींस विच फुलफिल्स
all the requirements of the law, yeah, which fulfills all the legal aspects of law. Got my point? तो अगर आप देखें तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऑफर की, कि एक लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफर कैसी होनी चाहिए. हम किसकी बात कर रहे हैं कि ऑफर लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे होगी, उसके एसेंशियल्स पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर ये एसेंशियल्स शामिल होंगे तो सर फिर ये ऑफर क्या कहलाएगी, ये वैलिड कहलाएगी, यानी लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहलाएगी. बात समझ आती है? लिख लें इतनी सी बात कि एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर का मतलब क्या है. सर एग्जामिनर इसको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिड ऑफर भी पूछ सकता है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिड ऑफर के नाम से भी पूछ सकता है. एग्जामिनर आपसे इसको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑफर के नाम से भी पूछ सकता है. ठीक है, तो अगर एग्जामिनर हमसे ऐसे पूछेगा तो हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे, हमें पता होगा ये क्या पूछना चाह रहा है. डन. अब सर सबसे पहली चीज आप लिखेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है सर, इसको इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं. प्लीज, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन को हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक हो गया. अब जरा मतलब समझते हैं. सर एक वैलिड ऑफर कब होगी? जब उनके बीच में क्या होगा, कैसा रिलेशनशिप होगा? लीगल रिलेशनशिप. अब लीगल रिलेशनशिप हम कहते किसे हैं? लीगल रिलेशनशिप का मतलब है जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होनी चाहिए. जहां दोनों पार्टीज की क्या हो, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन. अब सर ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन हम कहते हैं जिम्मेदारी को, ऑब्लिगेशन हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑब्लिगेशन हम कहते हैं लायबिलिटी को. जहां पर हर पार्टी की कोई ना कोई ड्यूटी असाइंड होनी चाहिए. यानी कि सर क्या अभी मेरी और आपकी, क्या हम दोनों की कोई ना कोई ड्यूटी है या नहीं है? है. यस और नो? अगर मैं सर ये मार्कर खरीदने जाता हूं किसी शॉप के ऊपर, तो सर शॉप वाला मुझसे कहता है कि मैं आपको ये मार्कर 100 रुपीज में बेचूंगा. मेरी क्या ड्यूटी है? उसको 100 रुपीज डिलीवर करना. और उसकी क्या ड्यूटी है? मार्कर डिलीवर करना. इसका मतलब क्या सर हम दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है? बिल्कुल है. तो इसका मतलब लॉ क्या कहता है कि वैलिड ऑफर कब होगी? जब दो पार्टीज के बीच में क्या होगा? लीगल रिलेशनशिप. और लीगल रिलेशनशिप किस चीज के बारे में बताता है? कि जहां पे दोनों पार्टीज की क्या हो? ऑब्लिगेशन हो. जहां पर हमारी टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी. जहां पे हमारी क्या होगी? टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी. गॉट माय पॉइंट? यस और नो? सर इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हम माशरे में अगर देखते होंगे तो सर वो लीगल ऑब्लिगेशंस होती होंगी. हम जितनी भी चीजें खरीदने जाते होंगे, जितनी चीजें बेचने जाते होंगे, तो वो तमाम चीजें क्या होंगी? लीगल रिलेशनशिप या लीगल एग्रीमेंट्स होंगे. यस और नो? लिखें अपने पास. शाबाश. प्लीज. जी जी जी. मैंने ये कहा कि सर लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि जहां पर टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी. कुछ ऑब्लिगेशन हमारी तरफ से, कुछ ऑब्लिगेशन आपकी तरफ से.
कुछ जिम्मेदारी हमारी, कुछ जिम्मेदारी आपकी। सर मैं एक दुकान पे रिस्ट वॉच खरीदने गया हूं, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि वो मुझे रिस्ट वॉच टाइमली बेसिस के ऊपर डिलीवर करेगा, और मेरी ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं उस शख्स को पेमेंट्स करूंगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। यस और नो? अब सर जरा समझिएगा एक बात, क्या तक लिखा है? चलो जबरदस्त। सर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आज क्लास के बाद आप लोगों को मैं ईद की दावत दे रहा हूं, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। आज क्लास के बाद आप लोगों को ईद की दावत में वो सब खाने को मिलेगा जो आप खाना चाहते हैं। उदय भाई दिल के अच्छे हैं। अब आपने कहा सर जबरदस्त हो गया। अब आप सबने कहा सर लेकिन क्लास के बाद ना 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे दीजिएगा हमें। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो तैयार होंगे, पार्लर जाएंगे, मेकअप कराएंगे, हैं जरा ये जंगली दिख रहे हैं, थोड़ा खूबसूरत दिखेंगे। मैंने कहा यार सही हो गया। अब आपने कहा सर पहुंचना कहाँ है? मैंने कहा आप लोग बताएं। आपने मुझे एक प्लेस बता दिया, सर ABC रेस्टोरेंट है, वहां पे पहुंच जाएंगे। आप सब 1.5 घंटे के बाद उस ABC रेस्टोरेंट पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आप मुझे कर रहे हैं कॉल्स, और मैं फोन उठा ही नहीं रहा। अब आप सोच के बताएंगे, क्या सर आप मुझ पर केस कर सकते हैं इस बात के लिए या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सर ऑब्लिगेशन यहां पर कितना साइडेड थी? 1 साइडेड। सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ से ऑब्लिगेशन थी? मेरी तरफ से। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी दिख रही है, आपकी कोई जिम्मेदारी दिख ही नहीं रही थी। आपको तो मुंह उठा के खाली पहुंचना था। असल जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी। तो 1 साइडेड ऑब्लिगेशन जो है सर वो लॉ की नजर में इनफोर्सेबल नहीं होती। क्या कहा मैंने? बोलो मेरे साथ। 1 साइडेड ऑब्लिगेशन कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं होती। 1 साइडेड ऑब्लिगेशन पे आप मुझ पे केस नहीं कर सकते। लेकिन 2 साइडेड ऑब्लिगेशन में कोई एक पार्टी भी अपना कमिटमेंट पूरा ना करे तो दूसरी पार्टी उस पे क्या कर सकती है? कोर्ट में इन्फोर्स कर सकती है उसको। यस और नो? प्लीज पानी पिलवा दें। बात समझ आ रही है या नहीं? यानी कि सोशल एग्रीमेंट के अंदर, बोलो मेरे साथ, सोशल एग्रीमेंट के अंदर सर इनफोर्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन में रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन कितना साइडेड होती है? 1 साइडेड। लेकिन लीगल एग्रीमेंट में कितना साइडेड ऑब्लिगेशन होती है? 2 साइडेड। तो लॉ किसको मानता है? 2 साइडेड ऑब्लिगेशन को मानता है, लेकिन सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन को कानून नहीं मानता। बात समझेंगे या नहीं? यस और नो? लिख रहे हैं? शाबाश, लिखते जाओ, लिखते जाओ। मैं मजीद आपको बातें बताऊंगा। जब तक कहानी खत्म करके आगे ना चले हो इसका मतलब स्टॉप नहीं लगा, बताता जाऊंगा आपको। तो आपको ना मेरी बात पकड़ना बड़ी आसान हो जाएगी। किसी को एक बात समझ आ गई तो वही समझ ले, दूसरी बात इजाफी ले ले। किसी को पहली बात नहीं समझ आई ना तो उसको अजीब होने की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी आ जाएगी समझ में बात। सर दूसरी नहीं आई है, तीसरी बात का इंतजार करो। तीसरी नहीं आई, नहीं चॉइस पे नहीं छोड़ना भाई, चॉइस में नहीं, समझ के उठना, पूछ लेना फिर। भाई भाई देख तो, वालेकुम सलाम। बस कैमरा नहीं हिलना चाहिए। आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ।
समझ आई बात या नहीं? मजीद एग्जाम्पल सुन लें, एग्जाम्पल सुन लें प्लीज। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि सर यहां पर आप सोशल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं या आप लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? पहले आप क्या बताएंगे, सोशल है या लीगल? फिर आप क्या बताएंगे, इनफोर्सेबल है या अनइनफोर्सेबल है? इनफोर्सेबल का मतलब क्या है, जिसको हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। अनइनफोर्सेबल का मतलब क्या है, जिसको हम कोर्ट में लेकर, डन। अब जरा सुने, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते हैं मैं आपको हर एनिवर्सरी पे डायमंड रिंग दिलाकर दूंगा। सही है? पहली एनिवर्सरी पे ही हस्बैंड ने टोपी करा दी। अब आप बताएं, क्या सर वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है या नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? वन साइडेड ऑब्लिगेशन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशल रिलेशनशिप या सोशल एग्रीमेंट। अब जरा समझें, सर जहां पे सोशल रिलेशनशिप है, क्या वहां पर कोर्ट में वाइफ इन्फोर्स कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। यस और नो? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर टू साइडेड ऑब्लिगेशन। आई बात समझ? अब जरा समझे, अब जरा समझे। आपकी मंगेतर आपसे कह दे मैं आपको बेहतरीन खाना बना के खिलाऊंगी, आप पागल हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं हाँ मुझे पागल तो होना है, मैं तो खाऊंगा ऐसा खाना। अब आपने शादी कर ली, शादी के बाद अगर मंगेतर खाना बना के ना खिलाए, क्या सर आप केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? वन साइडेड ऑब्लिगेशन है। यस और नो? लेकिन सर अगर आपने एक शेफ रख लिया है और आपने शेफ से कहा कि आप मुझे 3 टाइम पूरा महीना खाना बना के खिलाएंगे, मैं आपको उसके बदले में 50,000 रुपए दूंगा। अब सर शेफ ने खाना बना के खिला दिया आपको पूरा 1 महीना, लेकिन आपने उसकी पेमेंट ना की। पहले तो ये बताएं सर ये सोशल रिलेशनशिप है या लीगल रिलेशनशिप है? सोशल लीगल, लीगल। क्यों? टू साइडेड ऑब्लिगेशन है। सर कोर्ट में इनफोर्सेबल है या अनइनफोर्सेबल है? इनफोर्सेबल है। यस और नो? इसका मतलब हमें यह पता लग गया कि सर हमेशा, समराइज कर रहा हूं, वैलिड ऑफर कब होगी, लीगल ऑफर कब होगी, लॉफुल ऑफर कब होगी? जब उसमें क्या हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नॉट सोशल रिलेशनशिप। यस और नो? आ गई बात समझ? कि हमारी इंटेंशन, हमारा इरादा क्या होना चाहिए कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं? लीगल रिलेशनशिप। टू साइडेड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, वन साइडेड ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। लिख लें अपने पास। प्लीज बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ओके जी, आई होप कि आपने ये बात लिख ली है। जल्दी से लिख लें प्लीज। आप पिछली क्लासेस में नहीं थे, क्यों? वो कवर कर लिया आपने? गुड। आप भी नहीं थे पिछली क्लासेस में? थे आप पिछली क्लास में? तीनों क्लासों में थे? गुड, ओके। ओके जी, तो हमें पहली बात समझ आ गई, वो क्या है कि सर एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन इंटेंशन टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप नहीं। ऐसा ही है। दूसरी बात, सर ये बात आपको मालूम है, ये बात आपको मालूम है, और वो है क्या? सर टू पार्टीज होनी चाहिए। ऐसा ही है या नहीं? सर ऑफर की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या समझ लिया था कि मिनिमम कितने लोग होंगे? 2। एक कौन? ऑफरर, और दूसरा कौन? ऑफरी।
सर इसका मतलब कि ये बात हमें इस डेफिनेशन ने पहले ही बता दी थी कि यहां पर कितने लोग होंगे, 2। सर एक बंदा कभी भी अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, तो इसी वजह से हमेशा कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। और वो 2 कौन होंगे, एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। यस और नो, लिखो शाबाश। ये बात हमें कहां से पता लग रही थी, इस ऑफर की डेफिनेशन से ही हमें ये बात पता लग रही थी। भाई पेपर पास करना है ना, इसका एक आसान सा फॉर्मूला बताऊं। आसान सा फॉर्मूला यह है, आपने बहुत अटेंटिव होके सिर्फ सुनना है। आपके कॉन्सेप्ट्स जितने स्ट्रांग होंगे, इतनी बारीक बारीक आपको चीजें पता लग जाएंगी ना, आप इस पेपर में जाने से पहले ही बता देंगे कि पेपर मेरा कोई भी नहीं रोक सकता। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स की आपको मिसालें बता सकता हूं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स, मतलब आप सोचें कोई बंदा सीए का पेपर देने जा रहा हो और वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो एक रात पहले ही आपको बता दे कि सर मेरा पेपर तो पास है। वो कितना स्ट्रांग होगा मेंटली। वरना हम पेपर देने के बाद भी हम ये बात नहीं बोलते, यार बोल दिया और रुक गया। तो इसका मतलब आपको यहां पर ना बहुत कंसंट्रेट करना है, हर बात सुननी है। और इसका एक आसान सा आपको तरीका बता दूं, आजू वाला, बाजू वाला, ये पिछू वाला कोई भी बात करे, आपको सुननी नहीं है। बोल अपना काम कर, उसकी बात ही नहीं करें, उससे बात ही नहीं करें, उसको देखे ही नहीं। कोई भी बात करे, बोला हाँ भाई करता जा। कोई कोनी मार के बोले ना इसको देख, बोल तू देख, मेरे को नहीं देखने का। सिंपल, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं किसी से, सिर्फ पढ़ें, इसके बाद कर लें जितनी तफरी करनी है। डन। सुने जी, अब सर 2 बातें हमें पता लग गई वैलिड ऑफर के अंदर। तीसरी बात जरा सुने, तीसरी बात जिसे हम कहते हैं डेफिनेट एंड क्लियर। डेफिनेट एंड क्लियर। लेकिन सर ऑफर क्या होनी चाहिए, ऑफर होनी चाहिए डेफिनेट एंड क्लियर। सर डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट। डेफिनेट मींस एब्सोल्यूट, डेफिनेट मींस सर्टेन। डेफिनेट का मतलब क्या है, सर्टेन, एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट। ऑफर क्या होगी हमारी, डेफिनेट, सर्टेन या एग्जैक्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। यानी कि सर ऑफर बगैर किसी डाउट के होनी चाहिए। यानी ऑफर वो हो जिसके अंदर तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर पहले से मौजूद हो। यस और नो। एक अच्छी, बेहतरीन, सुशील, टिकाऊ ऑफर कौन सी होगी, जिसमें तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से मौजूद हो। अब अज्यूमिंग मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मैं ये मार्कर बेच रहा हूं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ना, क्यों बेच रहा है, मेरे को क्यों बता रहा है? मैं क्या करूं, कितने का बेच रहा है? अब इतने सारे सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, इन सब का जवाब उस ऑफर के अंदर होना चाहिए। अगर उस ऑफर के अंदर ये तमाम आंसर्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये ऑफर बिल्कुल क्लियर है और ये डाउट्स क्रिएट नहीं कर रही। तो एक अच्छी ऑफर कौन सी होगी, जिसमें सामने वाले शख्स के दिमाग में डाउट्स क्रिएट ना हो, जिसमें डाउट्स क्रिएट ना हो और वो बगैर किसी क्वेश्चंस के हो। यस और नो। अब जरा समझें। अज्यूमिंग आप एक शॉप पे जाते हैं
और आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे चावल भेज दो। अब क्या ये ऑफर क्लियर है या नहीं है? नहीं। अब जो शॉपकीपर है, आपने उसके दिमाग में कितने क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए होंगे, जरा सोचते हैं। मैं शॉपकीपर, आप खरीदार, आप आए मेरे पास, आपने मुझसे क्या कहा? चावल भेज दें। मैं आपसे क्या पूछा? कौन से चावल? क्या सुनो, कौन से चावल? आप मुझसे कह रहे हैं बासमती। फिर मैंने आपसे बोला भैया बासमती कितने वाले? बासमती में भी प्राइस की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। मैंने आपसे कहा भैया 400 वाले या 300 वाले? आपने मुझसे कहा यार 300 वाले। फिर मैंने आपसे पूछा कितने चावल? आपने मुझे बताया यार 3 किलो। फिर मैंने आपसे पूछा भैया 3 किलो, 1-1 किलो वाले 3 या एक साथ 3 किलो? अब ये सारे सवालात क्रिएट हुए क्यों? क्योंकि आपने ऑफर क्लियर नहीं की थी। अगर आप ऑफर क्लियर कर देते तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवालात आते ही ना, और मैं डायरेक्टली क्या कर देता, हाँ या ना बोल देता। या तो मैं आपकी दी हुई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता फौरन, या मैं आपकी दी हुई ऑफर को क्या कर देता, रिजेक्ट कर देता। सिंपल था ना मेरे पास। इतनी सारी उलझनों में मुझे उलझने की जरूरत नहीं थी। ऐसा ही है, आसान हो रही है बात। अब जरा सुने, अब ये सोचें, आप अपनी अम्मी के पास जाते हैं और आप अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी मैं बाहर जा रहा हूं। अब आप सोचें अम्मी कितने क्वेश्चंस पूछेंगी, हाँ या ना? क्या पूछेंगी? क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहां जा रहा है, कब आएगा, कैसे जाएगा, हैं, क्या खाएगा, कितने क्वेश्चंस। अब कितना आसान होता अगर आप अपनी अम्मी से ये कह देते, अम्मी मैं फराज और साकिब के साथ नाश्ते पे जा रहा हूं बहादुराबाद पे, मैं 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा, इन्हीं के साथ हूं। आपके पास इन लोगों का नंबर भी है। अब अम्मी क्या बोलती? यहां तो बोलती हाँ, क्या बोलती ना, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपने क्या कर दिए, खुद ही बता दिए। तो बेहतरीन ऑफर क्या होती है? जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली स्पेसिफाइड हो। यस और नो? बेहतरीन ऑफर कौन सी होगी? जिसमें एक एक टर्म, एक एक बात प्रॉपरली क्या हो, स्पेसिफाइड हो, जिसमें एक एक सवाल का जवाब मौजूद हो। यस और नो? तो वो ऑफर हमारी कौन सी कहलाती है? वो ऑफर हमारी बेहतरीन ऑफर कहलाती है, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट एंड क्लियर। तो वैलिड ऑफर कौन सी होगी? जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो, क्लियर हो। ऐसा ही है। सर जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं होंगी, क्या वो सर ऑफर लॉ के मुताबिक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। कोई ऐसी ऑफर जिसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हो, क्या वो वैलिड ऑफर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना। अब जरा एक सवाल का जवाब दें। यार मैंने आपको एक ऑफर की, आप उस ऑफर में कुछ भी पूछेंगे या कुछ भी चेंज करेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपकी तरफ से वो काउंटर ऑफर होना स्टार्ट हो गई है? क्या सुनो, जब भी कभी आपकी तरफ से काउंटर ऑफर होना स्टार्ट होगी तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही था ना? तो इसका मतलब कि सर ऑफर हमेशा क्या हो? डेफिनेट हो, एग्जैक्ट हो, एब्सोल्यूट हो, और हर लिहाज से क्या हो? क्लियर हो। हर लिहाज से सामने वाले शख्स को वो ऑफर क्या आनी चाहिए? समझ में आ जानी चाहिए। डन हो गई बात? पक्की बात है। अब आप अपने पास फिर चौथी बात लिखेंगे। अगर आपने ये लिख लिया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये 3 बातों में कुछ पूछना है। पहली बात कौन सी?
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, एग्जामिनर की आपके साथ दोस्ती हो गई ये कैसे पता लगेगा? जब वो इस तरह के आपसे सवालात पूछ लें, आपसे क्या कहें, मुझे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफर बता दें। इसका मतलब एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है। एग्जामिनर जब आपको पास करना चाहेगा ना, तो आपसे स्ट्रेट ऐसा सवाल पूछेगा क्या आप हिल जाएंगे? आप बोलेंगे सब छोड़ दो, बस पेन दो, मेरी आंसर शीट मुझे दे दो और मुझे अब लिखने देना, रोकना नहीं और लिखते जाना। फिर चौथी बात सर, कम्युनिकेशन। चौथी बात क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू एन ऑफरी। यार ऑफर की कम्युनिकेशन करेगा कौन? ऑफरर। कौन करेगा? किसको करेगा? ऑफरी को। अब आप जरा सोचें, अगर एक ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट ही ना हो तो क्या वो ऑफर ऑफरी के लिए होगी या नहीं होगी? यार असल चीज क्या है? कम्युनिकेशन। अगर कोई चीज आपको कम्युनिकेट ही नहीं हो रही तो क्या वो ऑफर आपके लिए है या आपके लिए नहीं है? नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर एक वैलिड ऑफर कौन सी होगी जो सामने वाले शख्स को यानी ऑफरी को क्या हो जाए, राइट टाइम के ऊपर राइट वर्ड्स पे कम्युनिकेट हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये अब वैलिड ऑफर होगी। यस और नो? जैसे कि सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको ऑयल बेचना चाहता हूं, सर क्या ये आपको कम्युनिकेट हुई है बात? हाँ बिल्कुल हुई है। इसका मतलब सर ये ऑफर कौन सी है? ये वैलिड ऑफर है। लेकिन सर अगर मैं दिल में बोल दूं ऑयल बेचना चाहता हूं, क्या आपको कम्युनिकेट हुई है? नहीं। सर मैंने सोचा है कि मैं आपको ऑफर करूंगा, क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं। इसका मतलब ऑफर के लिए असल चीज क्या है? कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन किसको? फर्ज करें व्हाट्स योर नेम? मोहसिन। मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं मोहसिन को, सही है, लेकिन मोहसिन को कम्युनिकेट नहीं हुई, इन भाई को कम्युनिकेट हो गई। व्हाट्स योर नेम? तला। मोहसिन को मैं ऑफर करना चाहता हूं लेकिन मोहसिन को कम्युनिकेट नहीं हुई, वो ऑफर कम्युनिकेट हो गई तला भाई को। तो क्या ये ऑफर तला के लिए है? नहीं, नहीं, स्पेसिफिक ऑफर है। यस और नो? ये ऑफर कौन सी है? स्पेसिफिक ऑफर। याद करें मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? स्पेसिफिक पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। याद आ रहा है? तो सर इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं तला से कहूं यार तुमने जवाब ही नहीं दिया, तो ये क्या कहेगा? मुझे आपकी ऑफर कम्युनिकेट हुई ही नहीं। आई बात समझ? आपने एक शेर सुना होगा, पता नहीं मीर तकी मीर का किसका है, वो शेर ये है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। पता है इसका मतलब? गुल मतलब फूल। कह रहा है सिर्फ उस गुल को, उस फूल को नहीं पता हमारे बारे में कि हम तुझसे प्यार करते हैं, पूरे बाग को पता है। पूरे बाग को पता है, सिर्फ पता किसको नहीं है? उस एक फूल को। जैसे हमारी कॉलेज लाइफ में अक्सर, आपकी भी होता होगा, ये तेरी भाभी है, अब भाभी को ही नहीं पता कि मैं इसकी हूं, बाकी सबको पता लग गया भाई। गॉट मी पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर मसला क्या है? कम्युनिकेशन। तो असल चीज क्या है? कम्युनिकेशन का होना। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन, उस शख्स को जिसको ये ऑफर दी जा रही है। गॉट माय पॉइंट? लिखो अपने पास। एग्जामिनर आपसे एक एक चीज नहीं पूछेगा,
एग्जामिनर आपसे एक ही सिनेरियो के अंदर मल्टीपल चीजें भी एग्जामिन करता है। तो एक वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगी। अगर आप दिल में सोच लें तो भी ये वैलिड ऑफर नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन करें और किसी नॉइस, किसी बैरियर की वजह से वो कम्युनिकेशन ना हो सके, तब भी वो वैलिड ऑफर। बैरियर का मतलब कोई रुकावट, कोई भी रुकावट अगर आ जाए बीच में, तब भी वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। सही है? बात समझ आ रही है जी? अच्छा प्लीज, जो क्वेश्चन इनका है हो सकता है वही क्वेश्चन कुछ देर के बाद या एक आधी 2 क्लासेस के बाद आपका हो। हाँ, हाँ आ सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस किस में है काउंटर ऑफर के आने के? जब ऑफर क्लियर ना हो। हाँ है ना? जब अगर ऑफर हर लिहाज से क्लियर है तो फिर सामने वाले बंदे के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो कहेगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, या वो रिजेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा कि मेरे काम की नहीं है। क्या सुनो तो हमें किस पे जाना है? हमें अपनी तरफ से ऑफर को वैलिड बनाने के लिए जितनी क्लैरिटी कर सकते हैं उस ऑफर में, इतनी क्लैरिटी कर लें। सही है? बात समझ आ गई है? नेक्स्ट बात लिखें, कम्युनिकेशन टू एन ऑफरी के बाद सर ऑफरर की तरफ से ऑफरी को क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट राइट टाइम पर। अगली बात जरा सुने, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन अब जरा सुनते हैं यार। इंटेंशन, इरादा, नीयत, किस चीज की नीयत है? कॉन्ट्रैक्ट करने की। याद रखो, ऑफर करते वक्त आपकी नीयत क्या होगी? बड़ी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नीयत होगी आपकी कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अक्सर बेशर आपने देखा होगा कि सर ऑफर करने वाला, उसकी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं होती, तफरी करने की होती है, मजाक करने की होती है। या सुनो, जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक ऐसी रिस्ट वॉच है जिसके जरिए आप आसमानों की पूरी दुनिया देख सकते हैं। मैं अभी यूं दिखाना स्टार्ट करूं, पूरी आसमानों की दुनिया देख लेंगे। और ये रिस्ट वॉच इतनी यूनिक है, एक ही है, मेरे ही पास है, और मैं ये बेचना चाहता हूं। अब आप सोचें कितने लोग खरीदने को रेडी हो जाएंगे, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है? तुम्हारी तफरीह लेना। यस और नो? इसका मतलब कि सर क्या मेरी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की है या नहीं है? अगर मेरी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की नहीं है तो ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। तो एक वैलिड ऑफर कब होगी? यानी कि आपने एक ड्रामा देखा है, बहुत बचपन में आता था, शाकालाका बूम बूम। शायद ही, मतलब मेरे बचपन तो आपका फिर थोड़ा बहुत ही बचपन होगा। अब वो ड्रामे में होता क्या था कि एक बच्चा था, उसके पास एक पेंसिल होती थी, उसको जो भी कुछ चाहिए ना वो बना लेता था। जैसे ही वो बना के फ्री होता था वो चीज हाजिर हो जाती थी। अब आप सोचें आप क्या बनाएंगे, वो मुझे पता है। अब अज्यूमिंग यार मैं लैपटॉप बना लूं तो क्या आ जाएगा? लैपटॉप। अब मैं मोबाइल बना लूं, मोबाइल। अब अगर कोई बंदा आप बोले भैया सीए का सर्टिफिकेट ला दे, बस खत्म कर कहानी। आप यही करेंगे ना, सीए के सर्टिफिकेट का सोच रहे थे ना। अगर आप ये नहीं सोच रहे, आपका एम क्लियर नहीं है, आप जिंदगी में बहुत भाई आगे की तरफ जाओ, जिंदगी में कहां जा रहे हो? सही है? तो इसका मतलब कि सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जो पेंसिल जो थी, वो पेंसिल अब यहां पर है, वो ये रही, आप उसे खरीदने को एग्री कर जाएंगे ना? क्या यार ये तो खरीद लेते हैं यार, जिंदगी में जो सोचेंगे वो आ जाएगा, आसमानों को छू के टक से यूं वापस
हैं? आप बोलोगे ना यार बस यही कर लो, जिंदगी में ये चाहिए। इसका मतलब सर क्या मेरी इंटेंशन है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की? नहीं, मेरी इंटेंशन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की अगर नहीं है तो ये ऑफर वैलिड नहीं है। आ गई बात समझ? तो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और वो क्लियर किस लिहाज से होनी चाहिए कि हम आपसे क्या करना चाहते हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, ना कि आपके साथ कोई फन क्रिएट करना चाहते हो। गॉट में पॉइंट? लिख लें अपने पास। आपसे अगर आपका एग्जामिनर ये कह दे कि सर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक उसने बनावटी दुनिया दिखाई और उससे कहा कि मैं ये चीजें तुझे बेचना चाहता हूं, क्या सर मिस्टर बी खरीदने को एग्री कर गया? अब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यहां पर ए की इंटेंशन ही नहीं है बेचने की, यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन क्रिएट नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑफर ही वैलिड नहीं है। तो ऑफर वैलिड कब होगी? जब कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन क्रिएट हो रही होगी। जी ब्रदर थोड़ा सा आवाज से बोलोगे ताकि सबको पता लगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ओके जैसे हाँ, तो जब हम एक्सेप्टेंस में जाएंगे ना ऑफरी की तरफ से, तब हम ये बात करेंगे भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, यानी कोई भी पार्टी अगर फन क्रिएट करे तो इसका मतलब सर वो ऑफर या एक्सेप्टेंस वैलिड होगी या नहीं होगी? इनका सवाल समझे? ये कह रहे हैं कि सर ऑफरर फन क्रिएट नहीं कर रहा, ऑफरी क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? हालांकि एक्सेप्टेंस में हम पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं सर क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। डन? सिंपल। लॉ बहुत ही क्लियर है और सिंपल भी है। सही हो गया? पहली बात समझ आती है? पहली बात कौन सी है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर क्या सोशल रिलेशनशिप एक वैलिड ऑफर क्रिएट करेगा? क्यों नहीं करेगा? सोशल रिलेशनशिप वैलिड ऑफर वैलिड क्रिएट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन है। कौन सा वैलिड ऑफर क्रिएट करेगा? जहां पे टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, जिसे हम लीगल रिलेशनशिप या लीगल एग्रीमेंट कहते हैं। फिर दूसरी बात क्या थी? टू पार्टी। सर ये हमें कहां से पता लग गया था? ये हमें ऑफर की डेफिनेशन से ही पता लग गया था कि एक पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, ऑफर नहीं कर सकती अपने आप को, हमेशा दो होने चाहिए। फिर क्या था? डेफिनेट एंड क्लियर। क्या ऑफर क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए, जिसमें तमाम WH क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद होने चाहिए, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद क्या था? कम्युनिकेशन टू एन ऑफरी। सर ऑफरी को क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट हो जानी चाहिए? ऑफरर की ऑफर, ऑफरर की ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। डन हो गया? अब जरा लिखें 6th वन। सर छठी बात क्या है? कंडीशन। छठी बात क्या है? कंडीशन। अब जरा समझिएगा, सर ऑफर करते वक्त, ये गौर से सुन लेनी है आपने बात, ऑफर करते वक्त जो ऑफरर होगा वो कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, वो कंडीशंस लगा सकता है। मैंने क्या कहा? ऑफरर कंडीशंस लगा सकता है, लेकिन ऑफरी कंडीशंस नहीं लगा सकता। क्या कहा मैंने? ऑफरर कंडीशंस, ऑफरी कंडीशंस। अब जरा सोचें क्यों ऑफरी कंडीशंस क्यों नहीं लगा सकता?
अरे नहीं यार, ऑफरी कंडीशन क्यों नहीं लगा सकता? हाँ, क्योंकि अगर वो कंडीशन लगाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। इस वजह से सिर्फ कंडीशन कौन लगा सकता है? ऑफरर। ऑफरी लगा सकता है, लेकिन अगर वो लगाएगा तो वो हमारी ऑफर को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो इस वजह से हमेशा कंडीशन किसकी तरफ से जाएगी? ऑफरर की तरफ से किसको जारी होगी? ऑफरी को जाएगी। ऑफरर की तरफ से हमेशा कंडीशन किसको जारी होगी? ऑफरी को। यस और नो? लेकिन शाबाश, सर कंडीशन को क्या मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकता हूं? हाँ या ना? यस और नो? आप मुझे ये बताएं यार, आप माशाल्लाह कैफ के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कैफ में जाने का? पीआरसी। यस, अगर आप पीआरसी, ये आपको कंडीशन कौन लगा के दे रहा है? आईकैप। आईकैप कह रहा है कि अगर तुम पीआरसी क्लियर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कैफ में जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब आईकैप ने क्या लगा दिया? कंडीशन। आईकैप कौन है और वो किसके ऊपर कंडीशन लगा रहा है? आप लोगों के ऊपर। यस और नो? इसका मतलब कि सर कंडीशन को हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, कंडीशन को हम प्रिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। और कंडीशन अगर आप पूरी नहीं करेंगे और कोई दूसरी कंडीशन ऑफरी लगा देगा तो वो फिर क्या बन जाएगा? तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। यस और नो? उम्मीद करता हूं आप लोग लिख रहे हैं। लिखो शाबाश। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है आपको सब कुछ? नहीं प्लीज जानी, अभी बताया था यार, बात करना आपको नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी आप बात करेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, अब जरा सुने यार। अज्यूमिंग सर आप एक डॉक्टर साहब के पास आते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब तबीयत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर कह रहे हैं अच्छा बताओ क्या हो रहा है? बोला आप चेक करके बताओ मेरे को क्या हो रहा है। अब डॉक्टर बोल रहा है भाई कि मैं कैसे चेक करके बताऊं, तू बता ना क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है। आप बोल देते हैं भाई डॉक्टर को, डॉक्टर साहब सर में तकलीफ हो रही है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई अगर आपके सर में तकलीफ है तो मैं आपको एक यूनिवर्सल टैबलेट लिख के दे देता हूँ। बोला कौन सी? बोला पैनाडॉल। बोला आप पैनाडॉल पी लें। अच्छा, आपने पूछा डॉक्टर साहब पैनाडॉल कितनी पीनी है? डॉक्टर ने कहा बेटा नहीं बेटा, ऐसे 3 वक्त तुमने पैनाडॉल पीनी है, सुबह दोपहर रात शाम। सही है, ऐसा 3 वक्त पीनी है। और आपने पूछा डॉक्टर साहब कितने दिन पीनी है? डॉक्टर साहब ने कहा बेटा 5 दिनों तक पीनी है। सही है। अब आप ठहरे सीए के स्टूडेंट, आपको हर चीज में ना कैलकुलेशन दिखती है। बोला यार आपको बस सिर्फ कैलकुलेटर उठाने का ना बहाना मिल जाए, बोला कैलकुलेटर उठा लूं। अब आपने फौरन यहां डॉक्टर के पास से निकले, आपने कैलकुलेटर उठाया, आपने कहा यार 3 टैबलेट एक दिन में, टोटल 5 दिन तक। आपने बोला 3 मल्टीप्लाई अगर 5 कर दूं और एक साथ 15 टैबलेट खा लूं, दिमाग मेरा एंड ही नहीं हो जाएगा। आपने बोला यार अल्लाह का नाम लो और टोटल 15 टैबलेट्स आपने खा ली। अब मेरा सवाल सुनिएगा, अब सवाल सुने यार, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की बताई हुई कंडीशन या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन क्या थी? वो 5 दिन के लिए थी, जिसको आपने क्या कर लिया? एक ही टाइम में पूरा कर दिया। अब आपकी बिनाई भी चली गई, दिमाग भी चला गया, सांसें भी चली गई,
कब्र में भी चले गए। अब क्या सर घर के लोग डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर धरना देकर पथराव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर उस कंडीशन को आपने पूरा नहीं किया। अगर आपने वो कंडीशन पूरा नहीं किया तो वो वैलिड ऑफर बनी ही नहीं। वो वैलिड ऑफर कब बनती? जब हमने कंडीशन बताई, वो तमाम कंडीशंस को आपने फुलफिल किया, और वो कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद अब मैयत हो गई। अब डॉक्टर गया। नाउ गॉट माय पॉइंट? यस और नो? इसका मतलब कि सर जो कंडीशंस बताई गई हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, जो प्रिस्क्रिप्शन बताई गई है, आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना है? फुलफिल करना है। अगर आप उसे फुलफिल नहीं करते तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगी। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो तमाम आपको क्या करनी पड़ेंगी? फुलफिल करनी पड़ेंगी। गॉट माय पॉइंट? लिखो अपने पास, शाबाश। लिख रहे हैं? लिखने रहे एग्जाम्पल तो लिख लेते, कुछ भी किसी भी तरीके से लिख जरूर लो हर बात, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या किया था। एक ही रजिस्टर में सारा काम चल रहा है। सही, 1-2 दिन में हो जाएगा। वाह, 1-2 दिन है ही नहीं भाई सीए वालों के लिए। इतने टाइम में जिंदगी खेलना स्टार्ट कर देगी आपके साथ। जिंदगी बोलते हो ना? हाँ। अच्छा जी, अब यहां तक डन है। अब जरा सुने सर, एक है कंडीशन और एक है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशन। दोनों अलग अलग हैं। एक क्या है और दूसरा क्या है? नेगेटिव कंडीशन। अब जरा सुनिएगा सर, ये कंडीशन किसकी तरफ से आ रही थी? ऑफरर की तरफ से। तो नेगेटिव कंडीशन भी किसकी तरफ से आ रही होगी? ऑफरर की तरफ से। सही है? नंबर 7, नेगेटिव कंडीशन। सर ऑफर कंडीशन किसकी तरफ से आ रही है? ऑफरर। नेगेटिव कंडीशन भी किसकी तरफ से आ रही होगी? ऑफरर की तरफ से। यस? अब जरा समझें सर, ये वो कंडीशन है कि जिसमें आपका कोई रिस्पॉन्स ना देना, आपका कोई रिस्पॉन्स ना देने को हम आपकी हां समझ लेंगे। नहीं समझे ना? वेरी गुड। समझ गए तो कुछ गलत समझोगे। मैंने समझाया नहीं। मैंने क्या कहा कि सर नेगेटिव कंडीशन हम किसे कहते हैं? कि जिसमें नो रिस्पॉन्स को हम एक्सेप्टेंस जान लेते हैं। समझो जरा, मैंने क्या कहा? नो रिस्पॉन्स को एक्सेप्टेंस मान लेंगे। एग्जाम्पल सुने। आप एक जॉब पे गए, इंटरव्यूवर, इंटरव्यूवी, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला। अब इंटरव्यू हो गया। आप इंटरव्यूअर से क्या कहते हैं कि भाई अगर मेरी जॉब का सिलेक्शन हो जाए, अगर मेरी जॉब का सिलेक्शन हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। बोला जाहिर है, जॉब का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बता देंगे। बोला लेकिन अगर जॉब का सिलेक्शन ना होना तब भी बता देना। बोला नहीं होगा का मतलब? भाई मतलब अगर हमने नहीं बताया इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि अगर आपने कुछ भी नहीं बताया ना, सिलेक्शन होने का भी और ना होने का भी, तो 5 दिन के बाद मैं समझ लूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और 6ठे दिन में आ जाऊंगा। समझ रहे बात? यानी कि ये एक ऐसी नेगेटिव कंडीशन है
कि आपका कोई रिस्पॉन्स ना होने का मतलब मैं क्या ले लूंगा कि आपकी तरफ से क्या है हां। नहीं समझे? एक और एग्जांपल सुनो। आपने किसी के घर पे रिश्ता भिजवा दिया, सही? अब आपने रिश्ते के साथ यह भी बता दिया कि अगर आप हमें 6 दिन के अंदर नहीं बताएंगे ना, 7वें दिन मुंह मीठा करने के लिए हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। बोला भाई हम नहीं बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आप अच्छे नहीं लगे। बोला अच्छे नहीं लगे तो बताओ। बोला भाई क्यों बताएं, अच्छे नहीं लगने का मतलब हम नहीं बताएंगे। बोला नहीं, अगर आपने कुछ नहीं बताया तो हम आ जाएंगे मुंह मीठा करने। गॉट मी पॉइंट? तो इसका मतलब नेगेटिव कंडीशन का मतलब क्या है कि आपका नो रिस्पॉन्स, इसे हम क्या कंसिडर कर लेंगे? इट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। तो नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करता। बोलो मेरे साथ, नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करता। तो सर अगर प्रॉपरली पॉजिटिव कंडीशन है तो वो क्या करेगा? वैलिड ऑफर क्रिएट करेगा, लेकिन नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करेगा। डन? समझ आ गई बात? नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं करेगा। सर नेगेटिव कंडीशन है क्या कि आपकी ना में भी हम हां समझ लें, आपकी ना में भी हम क्या समझ लें? हां समझ लें। आपका कोई रिस्पॉन्स ना देना, उसको हम हां समझ लें। गलत बात है ना यार? आप जॉब पे जाते हैं तो सामने वाले शख्स से ये थोड़ी कहेंगे कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं समझूंगा हाँ भाई डन। एक आपसे सवाल पूछना है, पूछूं? सुने जरा। Assuming मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूं और कार मैं आपको 10 लाख रुपए की बेचना चाहता हूं। इस बंदे ने कार बेचने के लिए आपको मैसेंजर पे मैसेज किया है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा क्या है कि आप जब भी कभी मुझे रिस्पॉन्स करेंगे विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक मुनासिब टाइम के अंदर आप जब भी कभी मुझे रिस्पॉन्स करेंगे तो आप मुझे रिस्पॉन्स जो है वो ईमेल के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? ईमेल के थ्रू। सवाल समझे? ए ने बी से क्या कहा कि आप मुझे रिस्पॉन्स किसके थ्रू करेंगे? ईमेल के थ्रू। सर बी ने व्हाट्सएप के थ्रू रिस्पॉन्स कर दिया। बी ने व्हाट्सएप के थ्रू ए को रिस्पॉन्स कर दिया। सर क्या ये वैलिड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कौन सी चीज के अंदर ये आ सकता है? कौन सी वाली हेडिंग को ये हिट कर सकता है? सबके सब एग्री करते हैं इस बात के ऊपर? हाँ या ना? सवाल समझे? नहीं? सवाल समझे ना? मैंने ये कहा कि सर आपको, मैंने कहा कि आप जब भी कभी मुझे एक्सेप्टेंस देंगे अपनी, वो किसके थ्रू देंगे? ईमेल के थ्रू। आपने मुझे एक्सेप्टेंस किसके थ्रू दे दी? व्हाट्सएप के थ्रू। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने मुझे एक कंडीशन बताई थी और मैंने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसका मतलब मैंने आपकी ऑफर को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। आपकी ऑफर को मैंने क्या कर दिया? खाली, फारिग। यस और नो? बात आ रही है समझ में? डन? वही बात
क्योंकि जो कंडीशन थी वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की। गॉट माय पॉइंट? तो अब आपको कंडीशन में और नेगेटिव कंडीशन में फर्क समझ आ रहा है कि कंडीशन क्या होती है जिसमें ऑफरर आपको अपनी ऑफर के बारे में तमाम चीजें बता दें, और नेगेटिव कंडीशन क्या है कि जिसमें ऑफरर आपको एक ऐसी ऑफर बताए कि जिसको आप पूरा ना कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट हुई ना। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि आपके जवाब ना देने को हम ना ही समझते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, आपके जवाब ना देने को हम हां समझ लेंगे। यस और नो? इसका मतलब आप माशरे से उल्टी बात कर रहे हो। अगर आप उल्टी बात कर रहे हो तो ऐसी चीज को हम ऑफर नहीं मानते हैं। गॉट माय पॉइंट? बात आसान हो गई। जल्दी से एक नजर देखें, ये जो 7 हेडिंग्स जो हमने आज डिस्कस किए अब तक, उनको जरा देखें। कोई सवाल इसमें पूछना है या नहीं? जल्दी से देखें, शाबाश। फिर आगे स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन का टाइम नहीं है, दिमाग पे जोर देने का टाइम है। जी भाई, डन है? ए ने बी से कहा कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूं और आपके पास इस चीज के लिए हैं 5 दिन। कितने दिन है? 5 दिन। 5 दिन के अंदर आपको मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अब वो रिस्पॉन्स कौन सा हो सकता है? या वो एक्सेप्टेंस का होगा या वो रिजेक्शन का होगा। सर क्या रिजेक्शन का रिस्पॉन्स देने की जरूरत होती है? नहीं। असल रिस्पॉन्स किस चीज का होता है? कोई रिस्पॉन्स ना आना इसका मतलब रिजेक्शन है। ऐसा ही है, इंप्लाइड है ना ये बात, बताने की जरूरत नहीं है। यार अगर हमने कोई जवाब नहीं दिया इसका मतलब हमें पसंद ही नहीं आया। अब मिस्टर ए साथ में क्या कहता है कि अगर 5 दिनों के अंदर आपने एक्सेप्टेंस ना दी, किसने? बी ने। अगर 5 दिनों के अंदर आपने एक्सेप्टेंस या आपने रिजेक्शन, जो कि आपका राइट बनता भी नहीं है रिजेक्शन देने का, अगर आपने 5 दिनों में रिजेक्शन भी ना दी तो हम क्या समझ लेंगे? 5 दिनों के बाद आपको यह कार क्या है? एक्सेप्टेबल है। आपके लिए ऑफर क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो ऐसी ऑफर्स एक्सेप्टेबल्स नहीं होती। यानी कि आपने किसी और का नो रिस्पॉन्स को आपने क्या मान लिया? एक्सेप्टेंस मान लिया। गॉट माय पॉइंट? बात समझ आ गई नेगेटिव कंडीशन वाली? डन? कोई मसला तो नहीं है? तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था ऑफर के अंदर? उसकी डेफिनेशन। फिर हमने क्या डिस्कस किया? ऑफर की टाइप्स। फिर आज हमने क्या डिस्कस किया? ऑफर की एसेंशियल्स। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? लिखें अपने पास। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर या फिर टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। जब नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर में कंसिडर नहीं होगी हम इसे एसेंशियल में क्यों ऐड कर रहे हैं? अच्छा जी, एक क्वेश्चन सुन लें। सर जब नेगेटिव कंडीशन ऑफ वैलिड ऑफर में ऐड ही नहीं होगी तो हम इसको एसेंशियल्स में क्यों ऐड कर रहे हैं? हम इसको एसेंशियल्स में ऐड नहीं कर रहे हैं। ये मैंने 7 गलत लिख दिया है। सही, आप इसको 7 लिखे ही ना। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि सर कंडीशन वैलिड ऑफर में होती है लेकिन नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर के अंदर नहीं होती। सही है? आगे कोई बात समझ? डन? अब जरा समझें। सर अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऑफर खत्म कैसे हो सकती है। हमें ये तो पता लग गया कि ऑफर के लिए जरूरी क्या क्या है, ऑफर की किस्में कितनी है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर ऑफर हमारी कैसे कैसे खत्म हो सकती है, कब कब खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिखें। टर्मिनेशन या रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब है कि ऑफर खत्म कब कब होगी। नंबर 1,
नंबर 1, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक्ड। सर रिवोक्ड करता कौन है, खत्म करता कौन है? ऑफरर खत्म करेगा। कौन खत्म करेगा? ऑफरर। यानी कि सर ऑफर देने वाला शख्स क्या अपनी दी हुई ऑफर को खुद ही खत्म कर सकता है? सवाल समझेंगे नहीं? मैंने आपको ऑफर दी, सर क्या मैं ही अपनी ऑफर को खत्म कर सकता हूं? कर सकता हूं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। तो क्या सर आसान बात अगर मैं और लिख दूं और आसान नहीं हो जाएगा? रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर बाय एन ऑफरर। कौन कर सकता है? ऑफरर। यानी कि रिवोकेशन किसकी तरफ से हो सकती है? बाय एन, बोलो ना यार, बाय एन ऑफरर। यानी ऑफरर ही अपनी दी हुई ऑफर को क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। क्या सर मैं ये कह सकता हूं कि इसे मैं विड्रॉ कह दूं कि जो मैंने ऑफर दी उस ऑफर को मैं क्या कर लूं? विड्रॉ कर लूं। उसी ऑफर को मैं क्या कर लूं? वापस ले लूं। सुनिएगा जरा। सर इसका मतलब कि रिवोकेशन हमेशा कौन कर सकता है? ऑफरर। यानी ऑफरर अपनी ही ऑफर को क्या कर ले? वापस ले ले। अज्यूमिंग कि सर मिस्टर ए ने, यहां लिख रहा हूं प्लीज, यहां देखिएगा, मिस्टर ए ने बी से कहा मैं आपको कार बेचना चाहता हूं। ठीक है। अब सर ए ने कहा मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, बी ने अब तक अपनी एक्सेप्टेंस दी नहीं है। क्या सर मिस्टर ए बी की एक्सेप्टेंस से पहले पहले अपनी ऑफर को रिवोक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। इसका मतलब पहली बात हमें क्या समझ आ गई कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं? रिवोक्ट कर सकते हैं। किससे पहले पहले? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक बात, अब जरा इस एग्जांपल को समझते रहिएगा। पहली बात मैंने क्या बताई? बिफोर एक्सेप्टेंस आप कभी भी अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। अब जरा सवाल समझो। केस 2 बना देते हैं। केस 2 में ए ने बी से कहा मैं तुम्हें दे रहा हूं 5 दिन। 5 दिन के अंदर अंदर तुम इस ऑफर को क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो। बी ने सोचा कि यार अगर मैं आज ही हां बोल दूंगा तो इसको लगेगा इसकी कार बहुत अच्छी है, तो मैं इसको आज हां नहीं बोलता। मैं इसको लेकर जाता हूं 4th डे तक। मैं 4th डे पे हां बोलूंगा कार खरीदने को। मेरे पास तो 5 दिन है ना, मैं इसको हां कब बोलूंगा? 4th डे पर। इन बिटवीन ए को लगा कि यार मैंने इसको जो मैं कार बेच रहा हूं 15 लाख रुपए की, इस कार की वैल्यू तो 17 लाख रुपए हो गई है डॉलर के बढ़ने की वजह से। तो सर 3rd डे पर क्या ये अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता? सवाल समझे या नहीं? दिन कितने दिए आपको? 5। उसने क्या सोचा था? 4th डे। लेकिन सर इसने विड्रॉ कब कर लिया? 3rd डे पर। क्या सर ये रिवोकेशन काउंट होगी या ये रिवोकेशन काउंट नहीं होगी? हो जाएगी। एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप कभी भी क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर लें। सर आपने भले ही 5 दिन दिए हैं, आपने भले ही 8 दिन दिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क किससे पड़ रहा है कि आप अपनी ऑफर उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले कभी भी क्या कर लें, विड्रॉ कर लें, इससे फर्क पड़ता है। गॉट में पॉइंट। तो सर अगर मैंने थर्ड डे पर ऑफर विड्रॉ कर ली तो रिवोकेशन होगी या नहीं होगी? रिवोकेशन हो जाएगी। लिख लें अपने पास। बात समझेंगे या नहीं? लिखो शाबाश। समझ गए? लिखो ना। लिख लिया? कभी कि तुम ऐसे इतना देर से जा रहे हो तो उसके छीन छीन के। तो हमें पहली बात क्या पता लगी टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में? रिवोकेशन। और सर रिवोकेशन कब हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक्सेप्टेंस के बाद कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा ही है। दूसरी बात यहां पे लिखते हैं। हाँ, दूसरी बात जरा यहां पे देखें, किस चीज की है ये बात? टर्मिनेशन की। दूसरी बात लिखें अपने पास, जिसे हम कहते हैं सर रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। अब सर अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिजेक्शन की। मुझे ये बताएं सर, रिजेक्शन ऑफर करने वाला करता है या जिसको ऑफर दी जाती है वो करता है? यार रिजेक्ट कौन करेगा? ऑफरी। तो इस यहां मैं आगे क्या लिख लूं? बाय एन ऑफरी। और रिवोकेशन में क्या था? बाय एन। सुन रहे हो मेरी बात? रिवोकेशन कौन करता है? ऑफरर। और रिजेक्शन कौन करता है? ऑफरी। यानी रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर बाय एन ऑफरी। अब जरा समझें। ए ने बी से कहा मेरे पास कार है, मैं कार बेचना चाहता हूं। बी क्या कह रहा है? रख ले अपने पास, मेरे को नहीं खरीदनी। इसका मतलब रिजेक्शन। नहीं खरीदनी तो नहीं खरीदनी। सर इसका मतलब क्या ऑफर रही या खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो रिजेक्शन कितनी आसान है कि सर ए ने आपको कहा बी से कि भैया तुम्हारे पास 5 दिन है हाँ या ना बोलने का। वो क्या बोल रहा है? मैं अभी मना कर रहा हूं, मुझे नहीं खरीदनी। इसका मतलब अभी रिजेक्शन हो जाएगी। गॉट में पॉइंट। तो इसका मतलब कि सर ऑफर क्या हो जाएगी? अभी रिजेक्ट हो जाएगी। ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्शन कौन दे सकता है? ऑफरी दे सकता है। और रिवोकेशन कौन कर सकता है? ऑफरर कर सकता है। लिख लें ये वाली बात। टाइम खत्म होने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं। टाइम खत्म अगर हो गया तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म। टाइम के अंदर अंदर या तो वो रिवोक कर दे या ये रिजेक्ट कर दे। सही है? बात समझ आ गई है? तीसरी बात, ये आपको दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है आपको? नहीं, कैसे दिख रहा होगा? दिख रहा है वाकई में? कैसे दिख रहा होगा आप बताओ? दिख रहा है? अच्छा, यहां पे लिखूंगा तो दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो फिर आप बैठी भी कैसे थी ये जब मैं यहां पे लिख रहा था? तो अच्छा लिखा है, तो यहां पे आ जाओ। अच्छा जी चलें। अब तीसरी बात लिख रहे हैं। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे हम कहते हैं, ये आपको बार बार दिखेगी भी, इसे हम कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम।
क्या कहते हैं? लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स मतलब गुजर जाना। लैप्स मीन्स किसका? वक्त का। वक्त का गुजर जाना। सर लैप्स ऑफ टाइम के अंदर दो किस्म की चीजें हैं। या तो टाइम पीरियड गिवन होगा, या टाइम पे कौन सी है? ये वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तूने रमजान के रोजे तेरे छूट गए तो बहुत झूठ बोलता है। ओके जी, लैप्स ऑफ टाइम। अब जरा सुने यार, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड कोई भी गिवन, आपने सुना है ना, अक्सर और बेशतर कहा जाता है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास जून का पूरा महीना है, और कभी कभी आपको क्या बताया गया होता है कि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अब आपको पता ही नहीं लगता महदूद कितनी है, अजीब हो रहे हो तो बोला महदूद कितनी। तो लैप्स ऑफ टाइम को हम पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक, व्हेन टाइम पीरियड इज गिवन, पहला क्या है? व्हेन टाइम पीरियड इज गिवन, और when time period is given, और when time period is not given। दो किस्म की चीजों में हमने डिवाइड कर दिया इसको। एक क्या है कि जहां पर हमें टाइम पीरियड क्या होगा? दिया हुआ होगा, और एक क्या है जहां पे हमें टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं होगा। अब सर ए ने बी से कहा कि मेरे भाई मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, ठीक है, आपके पास इसको एक्सेप्ट करने के लिए 5 डेज हैं। कितने दिन हैं? 5 दिन। ए ने बी से क्या कहा? मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, इसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास दिन कितने हैं? 5। सर बी को ये कितने टाइम में एक्सेप्ट कर लेना है? 5 दिन के अंदर। अगर सर ये 5 दिन गुजर गए, ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी या नहीं? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि सर अगर टाइम पीरियड गिवन हो और वो टाइम पीरियड ही गुजर जाए तो ऑफर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। लिख लो अपने पर पहली बात कि जब टाइम पीरियड गिवन हो और वो टाइम पीरियड ही गुजर जाए, वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाए तो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। पंखा क्या करना है? कहाँ चल रहा है? अबे इस उम्र में कौन सी सर्दी लगती है? पर जवानी के उस हिस्से में जिस कुर्सी पे बैठे वो जल जाए। भाई पंखा बंद कर दे यार। अच्छा पंखा बंद कर दे। सही है भाई, वेरी गुड। चल अब जरा सुनो यार, सुने। तो इसका मतलब सर हमें क्या पता लग गया कि अगर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिकली गिवन है और वो टाइम पीरियड गुजर जाए तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है। अगली बात क्या है? टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। सर जहां पर टाइम पीरियड गिवन ना हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर जब टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यानी कि अक्सर बेशतर आपने नहीं सुना होगा कि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। अब महदूद मुद्दत आपके लिए कुछ और है, सामने वाले शख्स के लिए
कुछ और है। सर ये एक्चुअली दो पार्टीज के बीच में एक किस्म का क्वेश्चन मार्क है, क्या सुनो? तो सर यहां पर कानून आपसे कहता है कि सर इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है। आपके पास क्या होगा? एक रीजनेबल टाइम पीरियड होगा। अब सर ये रीजनेबल टाइम पीरियड जो है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है कि ये आपको एक्सेप्ट तो करना है लेकिन कितने टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना है? एक मुनासिब वक्त के अंदर। किसके अंदर एक्सेप्ट करना है? एक मुनासिब वक्त के अंदर। अब सर मुनासिब वक्त आपके लिए अलग है और मुनासिब वक्त मेरे लिए अलग है। फर्ज करें हमने यहां पर एक ऑटो रिक्शे को रोका और हमने उससे क्या कहा, भैया सदर जाना है। वो क्या कह रहा है? ले जाएंगे। अब हमने कहा कितने पैसे लेंगे? वो क्या कह रहा है? जो मुनासिब हो देख लेना। अब उसके लिए मुनासिब क्या चल रहा है दिमाग में? 500, और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? 70 रुपए दे देंगे। ये सुनो, इसका मतलब कि मुनासिब की डेफिनेशन दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग चल रही है। गॉट मी पॉइंट? तो सर ये क्वेश्चन पैदा होता क्यों है जहां पे रीजनेबल की बात आ जाती है? तो अब जरा ये समझो कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड किसके ऊपर करता है? रीजनेबल टाइम पीरियड जो है वो कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कुछ बातें कौन सी हैं? नंबर 1, सर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। किस पे वेरी करेगा? सिचुएशन टू सिचुएशन। सर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, यस और नो? सर फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बात समझ रहे हैं या नहीं? जरा समझें एक बात। अज्यूमिंग सिचुएशन टू सिचुएशन की एग्जांपल सुन लें। एक बंदा है, वो बंदे का एक्सीडेंट हो गया। आप जा रहे थे बाइक पे, अब आप बाइक पे जा रहे हैं, बंदे का एक्सीडेंट हो गया, बंदा गिर गया। अब बंदा गिरा हुआ है एक्सीडेंट में, आपसे क्या बोल रहा है? भैया हॉस्पिटल ले जाओ। आप क्या बोल रहे हो? मम्मी को दही दे के आ जाऊं, घर पे सालन पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में आपके पास टाइम पीरियड कितना है? अभी फौरन बंदा उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। अब अज्यूमिंग आपके घर से आपको कॉल आता है, आपके घर से आपको कॉल आया और आपके घर से क्या करें? यार मेरे सर में बहुत तकलीफ हो रही है। अब क्या सर फौरन हॉस्पिटल लेके जाऊं, मर जाएंगे क्या? नहीं, टाइम लगेगा। हाँ या ना? फौरन नहीं होगा ना। आपने क्या कहा कि यार मैं ले जाऊंगा। अब आपके पास टाइम पीरियड कितना है? 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आपके पास इतना टाइम है। इसका मतलब एक सिचुएशन में क्या था? अभी के अभी बंदे को लेकर जाओ, और दूसरी सिचुएशन में क्या है? आपके पास टाइम पीरियड है। इसका मतलब कि रीजनेबल टाइम पीरियड हर सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है? वेरी करता है। एक एग्जांपल समझो सिचुएशन के हिसाब से। आपने मुझे आज सेशन के स्टार्ट में एक मैसेज किया, बोला सर ये वाली बात बता दें, कोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा? यार मैं बता दूंगा। इस सिचुएशन में हमारे पास टाइम पीरियड है 5 महीने का। एक और सिचुएशन, आपने एग्जाम से 1 रात पहले मुझे मैसेज किया, बोला सर ये बता दें। अब इस सिचुएशन में टाइम पीरियड कितना है? सिर्फ कुछ घंटों का। इसका मतलब कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे। अब सिचुएशन आप कैसे एनालाइज करेंगे? सर वो आप एनालाइज किस तरह से कर रहे हैं कि एक सिचुएशन में आपका कॉमन सेंस आपको बता रहा है कि आपके पास टाइम है, और दूसरी सिचुएशन में आपका कॉमन सेंस आपसे क्या कह रहा है कि यहां पर टाइम नहीं है। गॉट मी पॉइंट? कि रीजनेबल टाइम पीरियड आप कहते किसे हैं? यस और नो? तो ये तमाम चीजों की आपको एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले सिर्फ लिखें सिचुएशन टू सिचुएशन की एग्जांपल। ठीक है, लिखो शाबाश। कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या करता है? वेरी करता है। और ये रीजनेबल टाइम पीरियड आएगा कब? जब कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। जब कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो फिर हम क्या देखेंगे? रीजनेबल टाइम पीरियड। और रीजनेबल टाइम पीरियड में पहली चीज क्या है कि सर सिचुएशन टू सिचुएशन वो क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। यानी कुछ सिचुएशन में आपको लगेगा कि आपके पास टाइम ही नहीं है, और कुछ सिचुएशन में आपको क्या लगेगा?
कि आपके पास टाइम है, आप सुकून से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लैप्स का मतलब होता है गुजर जाना, वक्त का गुजर जाना। तो या तो हमें टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, यानी एक रीजनेबल टाइम पीरियड गुजरने के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही है यार, जोंग वालों ने एक ऑफर निकाली, जितनी चाहो बात करो, पूरा महीना 1 रुपए में। अब ये 2015 की ऑफर है, क्या आज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? नहीं। इसका मतलब कि सर वो रीजनेबल टाइम पीरियड गुजर गया, उस रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करनी थी ना यार, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 4 महीनों में। उसके बाद तो पता नहीं कितना कुछ चेंज हो गया। डन। अब जरा सुने सर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है या नहीं करता? करता होगा। कैसे? जरा सुने बात यार, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं पेरिशेबल आइटम्स बेच रहा हूं, डू यू नो व्हाट इज पेरिशेबल आइटम मींस? वो चीज जिनकी एक्सपायरी बहुत कम होती है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, इन सब की एक्सपायरी क्या होती है, कम होती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मैं वेजिटेबल्स बेच रहा हूं, मेरे पास पंजाब से वेजिटेबल्स आए, क्या आप खरीदने को तैयार हैं? आप मुझसे क्या करें, मैं बताता हूं। 4 महीनों के बाद आप मुझे बताने के लिए फोन कर रहे हैं, बोला भाई वेजिटेबल्स भिजवा दे। मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे लिए रखे थे क्या? अबे भाई बेच दिए हमने बेच दिए, तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेंगे। इसका मतलब कि सर इस टाइम के अंदर, टाइम पीरियड हमारे पास क्या था, इस सिचुएशन में इस प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास टाइम पीरियड क्या था, कम था। और सर अगर आप ये सोचें कि मैं आपको एक कार बेच रहा हूं मर्सिडीज, जो कि 5 करोड़ रुपए की है। अब यार 5 करोड़ रुपए की कार को खरीदने के लिए मैं आपको टाइम पीरियड कितना दूं, ज्यादा दूं या कम दूं? रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। और सब्जियां खरीदने के लिए टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड चीजों पर डिपेंड करता है। गॉट माय पॉइंट? यानी पेरिशेबल आइटम्स हैं तो उसमें रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का। पेरिशेबल आइटम में रीजनेबल टाइम पीरियड एक्सेप्टेंस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सर अगर कोई दूसरे गुड्स हैं तो उनमें रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? लिखो शाबाश। तो सर या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन, अगर टाइम पीरियड गिवन है तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म। और सर अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो फिर हमें किस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस देनी होगी, एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर, एक मुनासिब वक्त के अंदर। और मुनासिब वक्त किस चीज पे डिपेंड करता है, कम ऑन स्पीक इट आउट, किस चीज पे डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। यानी हर सिचुएशन दूसरी सिचुएशन के मुकाबले में रीजनेबल टाइम पीरियड क्या कर देगा, कम या ज्यादा। हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में रीजनेबल टाइम पीरियड की एक्सेप्टेंस क्या कर देगा, कम या ज्यादा। इसी तरह सर पर्सन टू पर्सन भी तो वेरी करता है, यस और नो? रक्शे वाले की एग्जांपल याद करो, रक्शे वाला क्या सोच रहा था, 500, और हम क्या सोच रहे थे, 70 रुपए। इसका मतलब कि आप ही जब सेलर बन जाओगे तो डिफरेंट रीजनेबल हो जाएगा, और आप ही जब बायर बन जाते हो तो रीजनेबल डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। एक बंदा, सर अज्यूमिंग आपने किसी से कहा यार कि मैं शादी आपसे ही करूंगा। अब आप सोचें, अब आपसे ही शादी तो करूंगा, लेकिन शादी करोगे कब, जब सीए कर लूंगा। अब क्या सीए सर्टेन है या अनसर्टेन है, इसका टाइम पीरियड सर्टेन है या अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। यार एक सर्टिफिकेट जो कि अनसर्टेन है, आप अनसर्टेनिटी पे किसी को कितना टाइम रुकवा सकते हो।
आपके लिए 8 साल रीजनेबल है, लेकिन लड़की से पूछो ना यार, उसके घर वालों से पूछो, क्या उनके लिए 8 साल रीजनेबल है? नहीं। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? डिपेंड करता है, वेरी करता है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? बातें आसान हो गई। तो इसका मतलब कि आपने एक्सेप्टेंस कितने टाइम के अंदर देनी होगी? रीजनेबल टाइम के अंदर। बोलो मेरे साथ, एक्सेप्टेंस कितने टाइम के अंदर देनी होगी? रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर। और रीजनेबल टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 सिचुएशन टू सिचुएशन, नंबर 2 प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और नंबर 3 पर्सन टू पर्सन। डन? आ गई बात समझ? कोई मसला है इसमें? हाँ, नहीं? चीजें समझ आई? सर अब तक हमने रिवोकेशन में, ऑफर की टर्मिनेशन में कितनी बातें की हैं? कम ऑन, स्पीक इट आउट। ऑफर की टर्मिनेशन में कितनी बातें की? 3। कौन सी? नंबर 1 रिवोकेशन। रिवोकेशन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से। रिजेक्शन हमेशा किसकी तरफ से होती है? ऑफरी की तरफ से। और तीसरी बात क्या थी? लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें थी? 2 बातें। कितनी बातें थी? 2। कौन सी? या टाइम गिवन या टाइम गिवन नहीं होगा। अगर टाइम पीरियड गिवन है तो फिर जैसे ही टाइम खत्म होगा ऑफर। और दूसरी बात, सर टाइम पीरियड कोई गिवन नहीं है तो एक्सेप्टेंस कितने टाइम में होगी? रीजनेबल टाइम पीरियड में। और रीजनेबल टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और पर्सन टू। बात समझ आ गई? पक्की बात है? जल्दी से देखें अपने पास, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। 1 मिनट रुके, अभी है ना हमारे पास टाइम बहुत है ना। थक गए? अब मुझे थकना चाहिए, नमाज का टाइम तो है भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। भाई के दिमाग से रमजान नहीं उतरा है। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, जल्दी से एक नजर देखें, जल्दी से एक नजर देखें, वरना मैं पूछना स्टार्ट कर दूंगा कि मैंने क्या क्या बताया है। जल्दी देख लो। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मेरा सवाल है फिर। हाँ, रीजनेबल टाइम पीरियड, यही तो बता रहा हूं कि भैया एक महदूद मुद्दत। अब कपड़ा खराब तो नहीं होता, कपड़ा तो रहेगा। इसका मतलब कि ये ऑफर रहेगी, ये ऑफर है। आपने एक मुनासिब वक्त के अंदर उस ऑफर को क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। 2, 4, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अंदर पहुंच जाओ। इसके ऊपर हम और बहुत सारी बातें कर सकते हैं वैसे। हाँ, और विंटर 4 महीनों तक होता है। है ना? कराची में ही 4 महीनों तक होता है। 4 नहीं तो चलो 3 महीनों तक होता है। नहीं होता? हाँ, 4 या 3 महीने तक विंटर रहता है भाई। जी, ऑनलाइन वाले हजरात कोई सवाल है? जी गर्ल्स, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? बॉयज कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? ये इसलिए तो नहीं बोल रहे ताकि क्लास खत्म हो जाए? नहीं ना? माशाल्लाह। चलो, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी कल। टाइम आपको शायद वही यही टाइम होगा, 3:30। सही है? टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।